जय हिंद, नमस्कार। आज इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में बहुत ही कठिन परिस्थिति में सेना को कमान किया था, सेना की कमान संभाली थी। जिस समय पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, जिस समय भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक बहुत कड़ा संदेश दिया, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, प्यार से इनके मित्र और डर से इनके शत्रु, इन्हें टाइनी ढिल्लन के नाम से भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक में हमारे साथ इस विशेष चर्चा में। धन्यवाद गौरव, एंड आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद। जय ढिल्लन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप जम्मू और कश्मीर पहुंचे, और मैं आपको 2019 के एक बहुत ही कठिन दौर में ले जाना चाहता हूं। आपको कश्मीर कोर की कमान दी गई और एक बहुत कठिन परिस्थिति में ये कमान दी गई थी। वो दौर कठिन क्यों समझा जाता था? गौरव, जैसे कि आपको मालूम है, उन दिनों में जो हुर्रियत और आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान उनके आका हैं, ISI उनके आका हैं, तो तमाम जो आतंकी गुट थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो लश्कर तोयबा है, और उसके साथ में हुर्रियत की सपोर्ट, पत्थरबाजी और तमाम किस्म की पब्लिक के लिए, जो आवाम के लिए तकलीफ देना, और बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पूरे एकदम जोर के ऊपर थे। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें ऐसे लगता था कि कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो उस टाइम पे जनरल रावत साहब, जो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि तेरे को 15 कोर जाना है एंड गो एंड डू अ गुड जॉब ऑफ इट। सो ये सिर्फ चंद लाइनें, मेरा एक जिसको कहते हैं मैंडेट था कश्मीर में जाने का। और जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया शुरू में, मैं 10 फरवरी 2019 को चिनार कोर की कमान संभाली थी, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का आत्मघाती हमला, जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वो हुआ था। और जैसे आप बोलते हो कि बहुत चैलेंजिंग दौर था, यस इट वाज अ चैलेंजिंग टाइम, लेकिन टीम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, और आज का जो खुशहाल कश्मीर है उसकी नींव शायद उस दौर में रखी गई। उस दौर में मैं आपको एक बार फिर ले जाना चाहता हूं। 10 फरवरी 2019 आपने चिनार कोर की कमान संभाली। चिनार कोर, जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कश्मीर कोर का नाम है पूरा कश्मीर का इलाका, जिसमें न केवल नियंत्रण रेखा का इलाका है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चिनार कोर के पास है। शायद फॉरएवर इन ऑपरेशंस आपका कोर रहता भी है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, जब 14 तारीख को आपके पास ये खबर आई कि एक आत्मघाती दस्ते ने या एक आत्मघाती गाड़ी ने VBIED, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ने CRPF की बस में जाके वो भिड़ गई, और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आई, प्रारंभिक जानकारी क्या आई, और फिर आपने क्या किया? गौरव, उस टाइम पे मैं अपने 15 कोर के हेडक्वार्टर में बदामी बाग कैंट में श्रीनगर में था। तो जो शुरू की जो खबर आई वो इतनी थी कि सर, कॉनवॉय के ऊपर IED ब्लास्ट हुआ है। अभी IED ब्लास्ट कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे आपने बोला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये एक्रोनिम है फॉर IED। तो IED ब्लास्ट कई किस्म के हो सकते हैं। सड़क के किनारे कोई छोटा सा जिसको कहते हैं एक्सप्लोसिव रखा हो, कोई कलवट के नीचे से एक्सप्लोसिव हो, गाड़ी के नीचे फट जाए। लेकिन इस तरह का आत्मघाती हमला कार के साथ में, कार बॉम्ब जिसको आप कह सकते हो, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। ऐसे आतंकघाती हमले इजराइल, पैलेस्तीन में, सीरिया में, अफगानिस्तान में बहुत जगह हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये हमला जो है पहली बार हुआ था। एक बदामी बाग कैंट के गेट के ऊपर एक हमला हुआ था बहुत साल पहले, लेकिन इस इंटेंसिटी का ये हमला पहली बार हुआ था। और मैं उस टाइम पे हेडक्वार्टर में था, तो खबर क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगा। जो कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफल्स के, उसके बाद में जो ब्रिगेड कमांडर राष्ट्रीय राइफल सेक्टर के थे, उन्होंने जब वहां जाकर मेरे को जो खबर धीरे धीरे देनी शुरू की, तो कुछ समय लगा ये पता लगने में कि नुकसान कितना हुआ है।
लेकिन ठीक। ऐसे हालात में सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको लिमिट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, जो कैजुअलिटीज हैं उनको इवैक्यूएट करके उनकी फर्स्ट एड और उनकी जान को बचाया जा सके। तो इसके तहत मैंने जितने भी चिनार कोर में हेलीकॉप्टर फ्लीट थी उन सबको तमाम को प्रेस्ड इनटू एक्शन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया। जितनी भी एम्बुलेंसेज श्रीनगर और उस एरिया के आसपास थी उन सबको लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बच सके। बेस हॉस्पिटल जो बदामी बाग कैंट के अंदर, उसमें तमाम डॉक्टर्स को इमरजेंसी मैसेज दे करके सबको हॉस्पिटल में आने के लिए बोला गया। ऑल ऑपरेशन थिएटर्स वर पुट इनटू एक्शन एंड ऑल ट्रॉमा सेंटर्स वर पुट इनटू एक्शन। तो ये सारी कार्रवाई की गई ताकि जो नुकसान हुआ है उसको कम से कम किया जा सके और जानें बचाई जा सके। उसके बाद ऑपरेशनली जी ऑपरेशनली मैं आपसे जानना चाहता हूं जनरल ढिल्लन कि हर भारतवासी, क्योंकि जब ये खबर ब्रेक हुई थी तो हम लोग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेके उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन आपको तो एक बहुत कोल्ड कैलकुलेटेड तरीके से ये पता करना था कि इसके पीछे कौन थे, कैसा हुआ, आपको क्या पता चला और फिर आपने क्या किया ऑपरेशनली? गौरव, आपका कहना सही है कि देश में, देश के तमाम देशवासियों में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था और एक बदला लेने की, जिसको कहते हैं कि अंदर से एक भावना थी। लेकिन एज अ मिलिट्री कमांडर मैं ना तो गुस्सा कर सकता हूं, मैं ना ही बदला लेने की भावना से कार्रवाई कर सकता हूं। मेरा रिजॉल्व थोड़ा और स्ट्रांग होता है, किसी भी मिलिट्री कमांडर का आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है और जो आगे की कार्रवाई करनी है उसको बहुत सोचे समझे और सुदृढ़ तरीके से किया जाए, उसके बारे में गौर किया जाता है, उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में अप्रिशिएट किया जाता है। तो कोई भी मिलिट्री कमांडर ताव में आके कोई एक्शन नहीं करता है। तो उसके बाद भी हम पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिले। हमने मिलकर के ये तय किया कि जो भी इसके कारण रहे होंगे वो सब इंक्वायरी में आ जाएंगे कि क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुआ। लेकिन अब हमारे को जो कार्रवाई करनी है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको जल्द से जल्द खत्म करना है और उस मॉड्यूल को एकदम से डिस्ट्रॉय करना है ताकि ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो सके। और ये दूसरी घटना भी प्लान्ड थी, उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। अगले 10 दिन में हमने उस मॉड्यूल को भी डिस्ट्रॉय किया और पुलवामा 2 होने से बचाया। लेकिन उस दिन सबसे पहली कार्रवाई थी इंजर्ड को फर्स्ट एड के लिए इवैक्यूएट करना, ज्यादा से ज्यादा जाने बचानी और फिर ऐसी तरतीब बनानी, ऐसी एक प्लानिंग करनी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द उनके सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। उसके बारे में आपको क्या पता चला? मतलब कुछ समय बाद ये इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी है, लोकल कनेक्शन के बारे में आपको क्या पता चला कि वो आतंकवादी कौन है, कहां छिपे हैं? क्योंकि आपका एक बहुत क्लियर आदेश गया था ऑपरेशनल टीम्स को ऑन ग्राउंड। जी हाँ, ऑपरेशनल टीम्स को बहुत क्लियर संदेश गया था कि किसी भी हालात में हमें इस मॉड्यूल को बर्बाद करना है, इन तमाम आतंकवादियों को खत्म करना है। और जैसे जैसे ये बात क्लैरिटी आई, हमने अपने पूरे इंटेलिजेंस एसेट्स तमाम फोर्सेस के उनको कोऑर्डिनेट किया। पहले से कोऑर्डिनेशन अच्छा था लेकिन दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, उसको कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद इस मॉड्यूल के हम पीछे लग गए। हमें यह था कि जैसे आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में, फिल्मों में, कोई भी जब कोई बड़ा कांड कर देते हैं तो उसका फिर लीडर उनको कहता है, जो गुर्गे होते हैं, आप अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक। तो हम नहीं चाहते थे कि ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएं, जिसमें कि किसी सेफ हाइडआउट में पहुंच जाएं, ना हरकत करें ना कम्युनिकेशन करें। अगर वो हरकत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो उनकी खबर मिलना बहुत जरूरी है। हम चाहते थे कि वो हरकत करें, हरकत करेंगे तो दिखेंगे, अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिलेगा। इसलिए जितनी भी हमारे पास में जानकारी थी, आधी जानकारी थी, हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन, डाउटफुल हाउसेज, डाउटफुल पीपल, हमने उन तमाम जगहों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करनी शुरू की। अगले 48 घंटे में करीब करीब 200 ऑपरेशन लॉन्च किए ताकि उनको किसी भी सही जगह पे एकदम छुप के बैठने का मौका ना मिले और हम उसमें कामयाब हुए। वो लोग मूवमेंट पे मूवमेंट करते रहे, जहां भी जाते थे सेफ हाउस में, वहां लगता था कि आगे तो पहले फोर्सेस खड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो फाइनली हमने जब पिंगलाना गांव में रात को वो पहुंचे, हमें खबर मिली कि इस घर में है
और अगले 3-4 घंटे में वहां से भी निकलने वाले हैं। बहुत कम समय था। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने मिलकर के प्लानिंग किया। उस पिंगलाना गांव को चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से आके कॉर्डन लगाया, सरप्राइज को कायम रखा और उस घर को जिसमें वो थे उसको हिट किया। और ये तमाम कार्रवाई करीब 2-3 घंटे के अंदर हुई। और उसके बाद में शुरू के कुछ मिनटों में ही मेजर विभूति ढोंडियाल और कुछ जवानों की कैजुअल्टी हुई। उसके बावजूद भी फोर्सेस ने अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया। 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और कॉन्टैक्ट नहीं टेररिस्ट को ब्रेक करने दिया। और ये ऑपरेशन करीब 1.5 दिन चला और उसके बाद में तमाम टेररिस्ट को खत्म किया गया और 100 घंटे के अंदर अंदर पुलवामा आईडी ब्लास्ट के इस मॉड्यूल को बर्बाद कर दिया, जिसका कि लीडर पाकिस्तानी टेररिस्ट कामरान था और उसका कोड नेम गाजी था। और इसमें क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था। पिंगलान में जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो मैं भी वहां मौजूद था, रिपोर्ट कर रहा था ग्राउंड जीरो से। तो मैं कामरान पर 1 मिनट बाद आऊंगा, लेकिन वो जो टेरेन है हमारे दर्शकों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि वो जो हाईवे था पुलवामा, जो पुलवामा होकर जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे, उससे जो सड़क एक उतर के गांवों की तरफ जाती है, उस एक मेन रोड, मेन आर्टीरियल रोड से एक साइड रोड जाती है, बिल्ट अप रोड, दोनों तरफ घर, और उसके बाद ये पिंगलान गांव आता है। सर, उस लोकेशन को आप हमें डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि कितना कठिन इस तरह का ऑपरेशन होगा कि गांव भी है, घर भी है, सिविलियन भी है और उसके बीच बिल्ट अप एरिया में ऑपरेशन करना। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसा कि वह टेरेन है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से उसका व्याख्यान किया। और मुझे मालूम है आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे जब पिंगलाना का ऑपरेशन हो रहा था, आप ग्राउंड से कवर कर रहे थे। और उसके बाद में मेरी चिनार कोर कमांडर के तौर पे फर्स्ट 1-on-1 इंटरव्यू वो भी आपके साथ ही हुआ था और बिरामी बाग कैंट के हेलीपैड के ऊपर, इमीडिएटली आफ्टर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये टेरेन ऐसा था कि पिंगलाना एक गांव है और छोटा गांव है, लेकिन उसके चारों तरफ ओपन एरिया भी है और सड़क भी है, तो दूर से अगर फौज की गाड़ियां आ रही हो तो दिखाई दे सकती हैं। और गांव में घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, मल्टी स्टोरी घर हैं। कुछ घर पक्के ईंट के बने हुए हैं, कुछ घर पुराने जैसे लकड़ी के होते थे, लकड़ी के बने हुए हैं। और ऐसा है कि अगर एक घर के अंदर आप घुसे हो तो घर के अंदर से ही आप दूसरे, तीसरे, चौथे घर में जा सकते हो, और छत के ऊपर से तो जंप कर करके आप डेफिनेटली दूसरे घर में जा सकते हो। घर के आगे आंगन है और घर के पीछे छोटी सी जैसे होती है किचन गार्डन टाइप ऑफ थिंग या काउ शेड, और वो एक छोटे छोटे साथ में सटे हुए मकान है जो कि आप खिड़की से कूद के उस मकान के अंदर घुस के गाय भैंस जहाँ बांधते हैं वहां पर भी आप जाके छुप सकते हो। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया था। एंड बिल्ट अप एरिया की जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये रखना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट एक बार होने के बाद कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए और उसके साथ साथ होता है कि सिविलियन का कोलेटरल डैमेज, ना तो उनकी जान का नुकसान, ना उनके माल का नुकसान, ना बिल्डिंग का नुकसान। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए नहीं तो मिनिमम फोर्स यूज करनी पड़ती है। छोटे हथियार AK-47 ऐसे ऐसे हथियार यूज करने पड़ते हैं। भारी हथियार से सिविलियन का नुकसान होता है, उनकी जान जा सकती है। एंड यही एक कारण था कि हमारी कैजुअलिटी जो मेजर विभूति ढोंडियाल और जो जवानों की कैजुअलिटी हुई वो इसी कारण हुई कि हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा बड़े हथियार इस्तेमाल करके ताकि कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो जाए। लाइक आई सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी टुक इट ऑन अ चिन एंड दैट इज द रीजन हमारी इतनी कैजुअलिटी भी हुई। आप, मेरे को याद है आपने कहा था वी टुक इट ऑन द चिन। आपने एक और बात कही जब पत्रकारों ने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये फला गाजी है, फला गाजी है, और बहुत टेररिस्ट को बिल्डअप करके मतलब उनका ऑरा बनाने की कोशिश की जाती है कि ये मतलब कोई गाजी बाबा, कोई गाजी कामरान, कोई फला, कोई डिमका। लेकिन आपने बड़ा दो टूक उसका उत्तर दिया था। उसके पीछे की मंशा क्या? गौरव, आपने कश्मीर को बहुत दशकों से ज्यादा आपने कवर किया है और मेरी कश्मीर में भी पिछले 35 साल में काफी सर्विस रह चुकी है। वहां पे जो एक इकोसिस्टम काम करता है, उस इकोसिस्टम में टेररिस्ट भी हैं, उस इकोसिस्टम में हुर्रियत भी है, उस इकोसिस्टम में कुछ वर्नेकुलर मीडिया भी है, उस इकोसिस्टम में कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, और उस इकोसिस्टम में जो तमाम लोग टेररिज्म से बेनिफिट करते हैं वो तमाम लोग इसमें काम करते हैं। जैसे आपने बोला, जब पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद में यही इकोसिस्टम, उसमें कुछ मीडिया कर्मी शामिल थे जो लोकल मीडिया कर्मी थे,
उन्होंने इस टेररिस्ट को बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश की और तमाम मीडिया पिछले 4 दिन से इसी अबज में था कि गाजी ने ये किया है, गाजी ने ये किया। तो गाजी वाज पोर्ट्रेड एज समवन वेरी वेरी बिग। सो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे से ये सवाल पूछा गया, जिसमें आप भी थे, कि सर इज गाजी डेड, क्या गाजी मारा गया है? तो मैं नहीं चाहता था कि इस इकोसिस्टम द्वारा बनाए गए इस हवा में पुतले को थोड़ी और हवा मिले जाए, इसको और भाव मिले। आई डिडंट वांट टू गिव क्रेडेंस टू दिस टेररिस्ट। तो मैंने उस टाइम पे जवाब दिया था, कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं है, वी आर देयर, डोंट वरी। सो ये गाजी जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना दी गई थी, उसको इस लाइन के बाद कितने गाजी आए कितने गाजी गए, अभी वहां करीब करीब गाजी कोड नेम रखना बंद कर दिया है पाकिस्तानी टेररिस्ट ने। मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में जो परिस्थिति बदल रही है उस पर हम ये लगातार अपनी रिपोर्ट्स भी जारी रखेंगे और आपको हम एक बार फिर आने वाले समय में बुलाना चाहेंगे, क्योंकि क्या जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन आ रहा है, क्या पाकिस्तान अभी भी वहां दखलंदाजी कर सकता है, और क्या पाकिस्तान का एक इकोसिस्टम जिसको 70 साल से नर्चर किया गया है, वो इकोसिस्टम क्या अभी भी ऑपरेशनल और कारगर है? इन सब प्रश्नों का हम उत्तर तलाशेंगे जब आपसे एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज ये समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ जुड़े। जनरल टाइनी ढिल्लन, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा के लिए, और उम्मीद है आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे सर। जय हिंद। थैंक यू गौरव। एंड आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, किसी भी कार्रवाई पूरा करने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है साम दाम दंड भेद, और हम वो हर कार्रवाई करेंगे जो देश हित में है और जिसके लिए देश ने हमारे को आदेश दिया है। सो पीपल ऑफ इंडिया, द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल लिव एंड डाई फॉर इंडिया। जय हिंद। जय हिंद सर। साम दाम दंड भेद, और इस पर ये चर्चा हम एक बार फिर करेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि, बस इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जरूर इस चर्चा को और इस तरह की चर्चा को देखते रहिए आज तक। नमस्ते और जय हिंद। थैंक यू। नमस्ते एंड जय हिंद।